हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज में लेक्चर नंबर 58 और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम कहेंगे बजट इन पार्लियामेंट। ओके, मैं आपको इसे बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊंगी, तो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है आपको। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, अगर आपको पेपर में भी पूछे, ये जो वर्ड है ना बजट, ये हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। ओके, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसे बुलाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, और ये जो टर्म है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेंशन भी की गई है अंडर आर्टिकल और एज पर आर्टिकल नंबर 112। ओके, तो तीन चीजें आपको समझ में आ गई। पहली बात कि बजट ये वर्ड स्टेट कहीं पे भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, इट इज अ पॉपुलर नेम। ओके, जिसे हम यूज करते हैं पॉपुलरली। दूसरी बात, इसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुलाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि मेंशन भी किया गया है अंडर आर्टिकल 112। तो अगर ये तीनों में से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे तो अब आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कोई बोले कि बताओ बजट का मतलब क्या होता है, तो बहुत सिंपल टर्म्स में आपको बताती हूँ, बजट कुछ नहीं है, बस एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है ये? एक स्टेटमेंट होता है जहां पे एस्टिमेट किया जाता है इनकम को, पर हम यहाँ पे इसे इनकम नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे रिसीट। क्या कहेंगे? रिसीट, RECEIPTS। प्लस इसके साथ होता है एक्सपेंसेस। ओके, एक्सपेंसेस, या फिर आप इसे बुला सकते हो एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे आप इसे? एक्सपेंडिचर, राइट, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो भी होता है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया? इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल को और ये कंटिन्यू रहेगा 31 मार्च तक। अंडरस्टूड? तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की आमदनी कितनी हुई और इनका एक्सपेंडिचर, खर्चा रुपया कितना था। तो वो हिंदी में टर्म है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो ऐसे याद रखो आप, उससे समझ में आया। तो बस वो जो हिंदी टर्म है उसे ही हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट की बजट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें एक्सपेंसेस भी है और इनकम भी है, जिसे हम कह रहे हैं रिसीट। समझ में आया? ये हो गई हमारी फॉर्मेलिटी। ये जो चीजें हैं ये आपको पता ही होनी चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बजट। ऑलराइट, तो हमने इसे नाम दिया है बजट कंपोनेंट्स। अब देखो, जो बजट है हमारा, यहाँ पे जो हमारा बजट है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नंबर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, इट इंक्लूड्स मेनी डिटेल्स। अब ये डिटेल्स कौन सी है? तो मेनली 5 चीजें हैं। ओके, और ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाती हूँ। सबसे पहली टर्म यहाँ पे आपको याद रखना है, वो ये है एस्टिमेट्स। ओके, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल्स। किसके एस्टिमेट्स होते हैं? रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट के। ओके, यहाँ पे टर्म कैपिटल लिखा नहीं है, कैपिटल रिसीट। अब ये रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये आप इकोनॉमिक्स में तो बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसे भी मैं समझाऊंगी आपको फ्यूचर में। लेकिन अभी के लिए होल्ड करके रखिए ये टर्म्स, ठीक है। अगर सिंपल टर्म्स में आपको ये समझाऊं मैं, तो ये बोल सकती हूँ कि हाउ मच मनी विल कम इन। समझ में आया? हाउ मच मनी विल कम इन, कितना पैसा आएगा। बस अगर ये आप बोल दो तो हम उसे कहेंगे एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब दूसरी टर्म हम समझते हैं जिसे हम कहेंगे रेवेन्यू राइजिंग, या फिर इसे सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो वे टू रेज मनी। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, ठीक है, या फिर बोरोइंग। टैक्सेस अगर मैं कलेक्ट कर रही हूँ एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ और अगर मैं टैक्सेस कलेक्ट कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है? मेरे पास पैसा आ रहा है। समझ में आया? तो मैंने क्या किया? आई रेज माई रेवेन्यू, मैंने अपना पैसा बढ़ा दिया। क्या करके? मैंने टैक्स कलेक्ट किया, मेरे पास पैसा आया। प्लस हो सकता है कि मेरे पास मुझे कुछ लेट्स से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लाना है कंट्री में। ओके, लेकिन मुझे बस पैसों की कमी पड़ रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ?
एज अ गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट से, ओके, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से लेट से, या फिर आरबीआई से, किसी से भी मैं पैसे बोरो कर सकती हूँ। ओके, सो दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इन हियर। सो टैक्सेस भी हो गया और बोरोइंग भी हो गया। सिंपल टर्म्स है। पहले क्या किया हमने कि हाउ मच मनी विल कम इन, कितना पैसा अंदर आएगा, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात क्या है कि मैं पैसे कैसे बढ़ाऊं, अपने पैसे कैसे रेज करूं, या फिर रेवेन्यू जिसे हम कहते हैं, इसे कैसे रेज करूं। तीसरी बात क्या होती है यहाँ पे, वो होती है कि एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि भाई मैं कितना पैसा खर्च करने वाली हूं। समझ में आया? हाउ मच, ये बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रही हूं मैं आपको। ये सिंपल टर्म्स आपको याद रहेंगे तभी आप बाकी की चीजों को समझ सकेंगे। बस ये 5 ही चीजें हैं जो कि बजट के कंपोनेंट में होती है। क्या है थर्ड चीज? वो ये है कि हाउ द मनी विल बी स्पेंट, मैं पैसे कैसे स्पेंड करूंगी। हाउ मनी विल बी स्पेंट। ओके, ये समझ में आया। फिर फोर्थ चीज समझते हैं जिसे हम कहते हैं डिटेल ऑफ द लास्ट ईयर्स इनकम एंड स्पेंडिंग। लास्ट ईयर हमने कुछ पैसे खर्च किए होंगे, है ना। लास्ट ईयर की हमें कुछ इनकम भी आई होगी, राइट। अब इसकी डिटेल्स हमारे पास होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगी डिटेल्स, प्लस इसके साथ साथ हमारे पास होंगे रीजंस। क्या होंगे? कारण होंगे कि हमारे पास अगर बजट का, देखो आपने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी कि बजट जो है हमारा, कभी कभी बजट का सरप्लस हो जाता है या फिर कभी कभी बजट का डेफिसिट हो जाता है। समझ में आया? तो सरप्लस मतलब क्या? ज्यादा पैसा। डेफिसिट मतलब क्या? कम पैसा। कैसे बताती हूँ। बजट सरप्लस में क्या हो रहा है कि इनकम जो है मेरी, इनकम ज्यादा है लेकिन मेरा, या फिर इनकम ठीक है न्यूट्रल है या फिर ज्यादा है, लेकिन जो खर्च है वो ज्यादा नहीं है। तो मैंने पैसा बचा लिया, मैंने इतना खर्च नहीं किया, तो मेरी इनकम से मुझे ज्यादा पैसा यहाँ पे बच गया और मैंने इतना खर्चा नहीं किया। ठीक है, इसे ऐसे समझो कि आपको किसी ने, लेट से आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दी है, ठीक है, और आपको लेट से 20 रुपीज की पॉकेट मनी मिली और आपने उसके 15 रुपीज खर्च कर दिए, लेकिन आपने 5 रुपए तो बचाए ना। तो ये हो गया आपका सरप्लस। और फिर डेफिसिट में क्या हो जाएगा कि भाई आपको 20 रुपीज तो दिए थे पॉकेट मनी के नाम पे, लेकिन आपने 20 के 20 रुपीज भी स्पेंड कर दिए। इसके साथ साथ आपने ना उधार ले लिया आपके दोस्तों से, आपने बोला कि यार मुझे ना और 5 रुपीज दे दो, मुझे चॉकलेट लेना है, लेट्स से। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, प्लस 5 रुपीज आपके और ऊपर उधार आ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, बजट डेफिसिट। देखो ये टर्म टेक्निकल है, पर आपको समझने के लिए मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में आपको इसे समझाया है। ओके, इसे, इन 2 टर्म्स को हम और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। बजट सरप्लस और स्पेशली जो बजट डेफिसिट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी चीजें होती है, इसमें और भी पॉइंट्स है जिसे हम फ्यूचर में देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमी के टर्म्स में भी और यहाँ पे पॉलिटी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आई होप आपको एक रफ आइडिया आ गया होगा, अंडरस्टूड। तो ये हो गया पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे की गई चीजें, जिसमें हम देख रहे हैं डिटेल्स। समझ में आया? ठीक है। और जो 5th चीज है, जो कंपोनेंट होता है बजट का, वो होता है इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी प्लस फाइनेंशियल पॉलिसी। क्या होता है इसमें? फाइनेंशियल पॉलिसी भी आता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, हम ये चीज फ्यूचर के लिए करते हैं। जैसे कि कोई टैक्स प्रपोजल्स है, ये यहाँ पे बताना कि हमारा ये टैक्स प्रपोजल है, या फिर हम कोई न्यू प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, या फिर हम कोई स्पेंडिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं, कोई पॉलिसी ला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें, कोई स्कीम वगैरह हो सकती है, तो ये फ्यूचर के लिए होती है, तो फ्यूचर को भी यहाँ पे देखा जाता है। तो ये हो गया इकोनॉमिक पॉलिसी प्लस एज वेल एज फाइनेंशियल पॉलिसी, अंडरस्टूड। तो हम, अगर मैं आपको एक लाइन में सब कंक्लूड करूं तो ये बोल सकती हूँ कि बजट जो है हमारा, ये जो बजट है, इट शोज नॉट ओनली व्हाट गवर्नमेंट अर्न्स एंड स्पेंड्स, ठीक है, बट ऑल्सो इट शोज अस फ्यूचर प्लान्स एंड पॉलिसीज। ओके, आपको समरी समझ में आ गई? क्या किया मैंने समराइज इसको एक लाइन में कि हमारा जो बजट है ये क्या दिखाता है, गवर्नमेंट ने जितने पैसे कमाए हैं, जितने पैसे स्पेंड किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स और पॉलिसीज क्या होगी। ओके,
इतना समझ में आया? अब देखो एक छोटा सा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे टिल 2017 तक पता है क्या होता था? बिफोर 2017 यहाँ पे हमारी जो इंडिया है इनके पास 2 सेपरेट बजट हुआ करते थे, जिसे हम कहते थे पहले तो रेलवे बजट और दूसरे को हम कहते थे जनरल बजट। ओके, तो ये हो गया रेलवे बजट और ये हो गया जनरल बजट। और ये जो रेलवे बजट है, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये आता था फॉर द मिनिस्ट्री। यहाँ पे जो काम था ये देखती थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज देखेगी। और यहाँ पे जनरल बजट में क्या आता था? ऑल मिनिस्ट्रीज, इन सब का जो भी बजट रिलेटेड चीजें हैं वो जनरल बजट में देखा जाता था। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ये यहाँ पे रेलवे बजट तक थी। ओके, अब देखो ये जो सिस्टम है एक्चुअली ये पूरी सिस्टम ये स्टार्ट हुई थी 1924 में। और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि इस कमिटी का ये जो कमिटी है ये 1921 में आई थी। इस कमिटी को कहते हैं हम आकवर्थ कमिटी, या आपको स्टेट पीसीएस में शायद पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कौन से कमिटी के बेसिस पे ये डिसाइड किया गया था कि 2 टाइप के बजट रहते थे, रेलवे बजट एंड जनरल बजट। तो तब आपको पता होना चाहिए कि हाँ ओके ये जो नाम है ये इसके रिलेटेड एसोसिएटेड है, बस इसके आगे आपको कुछ और याद नहीं रखना है। अंडरस्टूड? बस एक बेसिक आइडिया के लिए आप जैसे लेट्स से कि क्रोनोलॉजी में अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो एक जनरल आइडिया होना चाहिए, इसलिए बस ऐसा याद रखो कि अच्छा 1920 के अराउंड होना चाहिए। ओके, ऐसे याद रखो। ठीक है, अब देखो मेरा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई वेर दे सेपरेटेड अर्लियर। ये तो बेसिक सी बात है, अगर रेलवे बजट और जनरल बजट क्रिएट किया जा रहा है तो इसका कोई रीजन रहा होगा। तो मेन रीजन क्या था इसके बारे में? तो देखो मेन रीजन, देयर वेर 4 मेन रीजंस। अगर आपको कोई पूछे पहला क्या था, बहुत ही बोल बच्चन की बातें हैं, बस सुन लो। पहला तो ये था कि हमको उनको उस टाइम पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी थी कि भाई हमको जो फाइनेंसेस है, रेलवे के जो फाइनेंसेस है इसे मैनेज करना है और इसके लिए हमें जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये एक रीज़न दिया गया था। दूसरा रीज़न ये बोला गया कि दे वांट टू ब्रिंग अ बिजनेस लाइक अप्रोच इन द रेलवे पॉलिसी। तो कैसा? क्योंकि उनको प्रॉफिट करना था, राइट? तो ऐसे ये वाला की टर्म आपको याद रख सकते हो कि भाई उनको चाहिए था बिजनेस लाइक अप्रोच। ओके, तो ये था प्रॉफिट बनाने के लिए। तीसरा रीजन ये था कि टू मेक श्योर कि जो जनरल रेवेन्यू होता है, ओके, यहाँ पे एक जनरल रेवेन्यू भी हुआ करता था। सो जनरल रेवेन्यू ऑफ इंडिया वाज स्टेबल। इनको ये वाला रेवेन्यू स्टेबल रखना था विद अ फिक्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द रेलवे एवरी ईयर। क्योंकि अगर रेलवे से फिक्स इनकम हर ईयर आ रही है तो इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई ना यहाँ पे, तो इनको कितना ज़्यादा सिक्योरिटी मिल गया। समझ में आया आपको? तो ये एक रीजन था। फोर्थ रीजन ये था टू अलाउ द रेलवेज टू कीप देयर प्रॉफिट्स, ओके, फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। क्योंकि रेलवे जो है ये अपनी खुद डेवलपमेंट कर सके, इसलिए ये अपना खुद का पैसा रख सके और उसे मैनेज कर सके इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा ये रखते थे, इसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन भी करते थे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन के बाद जो बचा हुआ पैसा था ये अपने खुद के डेवलपमेंट में लगा सके इसलिए। तो ये 4 मेन रीजन से जो दिए गए हैं, बोल बच्चन की बातें हैं लेकिन पता होनी चाहिए। अब देखो अगर करंट सिनारियो अगर मैं आपको बोलूँ तो वो क्या है, 2070 के ऑनवर्ड्स अभी तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने मर्ज कर दिया था जो जनरल बजट है प्लस रेलवे बजट है दोनों को भी। ओके, अब ये जो है ये हमारी प्रेजेंट कंडीशन है। ऑलराइट, तो अभी हम क्या कहते हैं, अब हमारे बजट का नाम क्या है, हम क्या बोलते हैं जनरली, हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो है वो है यूनियन बजट। ऑलराइट, ये समझ में आया? विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब अच्छा जो मिनिस्ट्रीज मैंने आपको बताई थी वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, उसमें कोई गलती नहीं करनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो दिए गए हैं ऑन द बजट। ऑलराइट, तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक पेज ले लेती हूँ। अच्छा, जो भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी वो यहाँ पे इस बॉक्स और डायग्राम्स के फॉर्मेट में दिए गए हैं। ओके, तो एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का उसमें
क्लियर रूल्स दिए गए हैं ऑन हाउ द बजट या फिर मैं बोलूं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड। देखो यहाँ पे लिखती हूँ, लेट्स से कि यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। ये क्या करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पे एक क्लियर, लेट्स से यहाँ पे पेपर है, पेपर में इन्होंने 1 2 3 4 ऐसे क्लियरली रूल्स दे के रखे हैं। रूल्स किसके ऊपर है, ये रूल्स दिए गए हैं बजट के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे याद होना चाहिए। अब इस यहाँ पे क्या दिया गया है एग्जैक्टली बजट के रिलेटेड, तो इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो पर्टिकुलर बजट है हमारा, इसे हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसे हम डिस्कस कैसे करेंगे और पास कैसे किया जाएगा इसे पार्लियामेंट में। और ये जो रूल्स दिए गए हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये स्पेंड या फिर कलेक्ट ना करे मनी विदाउट द पार्लियामेंट्स अप्रूवल। ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया, बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए तो गए हैं, क्यों दिए गए हैं, आपको एक बेसिक आइडिया पता चल गया। अभी रूल्स जो है ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट है ये स्पेंड या फिर कलेक्ट ना करे पैसों को विदाउट द पार्लियामेंट्स अप्रूवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब इस चीज में हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल क्या होता है। देखो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पहले पूछ चुकी है, राइट। तो देखो एवरी फाइनेंशियल ईयर प्रेसिडेंट मस्ट ले बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा भी प्लस लोकसभा भी, ओके। और इसमें ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्टेटमेंट शो करेंगे और इसमें ये बताएंगे कि भाई एस्टिमेटेड रिसीट कितनी है, मतलब इनकम कितना हुआ, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी हुई, और ये जो स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू द बजट। इतना सिंपल है। तो समझ में आ रहा है प्रेसिडेंट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर प्रेसिडेंट मस्ट ले बोथ बिफोर बोथ हाउसेस, ओके, लोकसभा भी राज्यसभा भी। क्या करेंगे, एस्टिमेटेड इनकम दिखा रहे हैं, स्पेंडिंग दिखा रहे हैं, और इसी स्टेटमेंट को हम क्या कह रहे हैं, बजट कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो दूसरी बात जो आपको इसमें याद रखनी है वो है डिमांड फॉर ग्रांट्स की। यहाँ पे नो मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट कैन आस्क पार्लियामेंट फॉर मनी। समझ रहे हो, देखो स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आया तो गलती नहीं करनी है आपको, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपसे बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रही हूँ मैं आपको। जो ग्रांट्स होती है, ग्रांट्स मतलब क्या, पैसा, तो कोई भी मिनिस्ट्री या फिर कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पे आएगा नहीं पार्लियामेंट के सामने और बोलेगा नहीं कि भाई मुझको पैसे चाहिए, मुझे ग्रांट दीजिए, ऐसा नहीं बोलेगा। अनलेस, ये अनलेस आपको याद रखना है, अनलेस जो प्रेसिडेंट है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ये रेकमेंड नहीं कर देते। तो मतलब क्या हुआ, एवरी डिमांड फॉर अ ग्रांट नीड्स प्रेसिडेंट्स अप्रूवल फर्स्ट। क्या होगा, प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल है ये पहले लगेगी, ओके। अब तीसरी बात समझो जिसे हम कहते हैं विड्रॉवल रूल्स। अब ये क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैसे निकालना। पैसे कहाँ से निकल रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड से। देखो जो गवर्नमेंट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट विड्रॉ एनी मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अनलेस क्या है यहाँ पे टर्म, अनलेस पार्लियामेंट पासेस अ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का रोल है, पार्लियामेंट पासेस अ लॉ टू अलाउ इट, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकालेंगे। आपको चाहिए तो पहले पार्लियामेंट में जाओ, पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ पास करेंगे, वहाँ पे वो अलाउ करेंगे। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं हम एप्रोप्रिएशन एक्ट। कितना आसान है एप्रोप्रिएशन एक्ट, पेपर में भी पूछ चुके हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएशन पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल था। तो सिंपल टर्म में क्या कहूंगी कि गवर्नमेंट भाई पैसा खर्च नहीं करेगी तो पहले पार्लियामेंट की परमिशन लगेगी, पार्लियामेंट लॉ पास करेगी, उसे ही हम कहेंगे एप्रोप्रिएशन एक्ट। समझ में आया, कितना इजी था, ठीक है। अब देखते हैं हम फोर्थ कि मनी या फिर टैक्स बिल का मतलब क्या होता है। देखो मनी बिल, टैक्स बिल तो आपको अब इतना बोर हो गया होगा टॉपिक में, बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। जो मनी बिल है, अब देखो इसमें पर्टिकुलर एक चीज याद रखो कि जो मनी बिल है पर्टिकुलरली जो क्या कर रही है, टैक्स को इम्पोज कर रही है। ध्यान से सुनो, जो मनी बिल है
जो पर्टिकुलर मनी बिल है, मैंने आपको बताया था ये मनी के रिलेटेड रहेगा मनी बिल, लेकिन बहुत सारे प्रकार है इसके, कौन से हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मनी बिल है ये क्या है, ये पर्टिकुलरली बात करता है इम्पोजिंग द टैक्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अगर ऐसी कोई चीज है सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। इसको बहुत ध्यान से सुनो, पेपर में अगर आया स्टेटमेंट में क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। तो मनी बिल इम्पोजिंग अ टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली कहाँ पे, लोकसभा में, नॉट इन राज्यसभा, नॉट एट ऑल इन अ राज्यसभा। समझ में आया। ऑल्सो यहाँ पे और एक बात याद रखना कि इट ऑल्सो रिक्वायर्स हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बिफोर द इंट्रोडक्शन से पहले। सो बोथ प्रेसिडेंट प्लस हमारी लोकसभा हैव कंट्रोल ओवर द टैक्स रिलेटेड बिल्स। क्या मैं इसको कंक्लूजन में कह सकती हूँ, है ना। तो अगर आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दे पेपर में और वहां पे बोले ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन ए में कि भाई जो प्रेसिडेंट होते हैं और लोकसभा होती है इनके पास कंट्रोल होता है ओवर द क्या, टैक्स रिलेटेड बिल, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? हाँ बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। समझ में आया। ऐसे स्टेटमेंट बनाती है यूपीएससी। ओके, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं टैक्स कलेक्शन रूल या फिर टैक्सेशन रूल। देखो ध्यान से सुनो इस लाइन को, नो टैक्स, ओके, नो टैक्स शैल बी लेविड या फिर कलेक्टेड। ठीक है, नो टैक्स शैल बी लेविड या फिर कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि सिंपल टर्म्स में कि कोई भी लॉ या फिर टैक्स आप उसको किसी भी टैक्स को आप लगा नहीं सकते या फिर कलेक्ट नहीं कर सकते विदाउट अ लॉ। तो अगर आपको टैक्स लगाना है या फिर कलेक्ट करना है तो पहले देखना होगा कि भाई इसके रिलेटेड कोई लॉ एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। फिर से बताती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट कैन नॉट, जो यहाँ पे लेट से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सो गवर्नमेंट कैन नॉट चार्ज और कलेक्ट, चार्ज भी नहीं कर सकती और कलेक्ट भी नहीं कर सकती एनी टैक्स। ठीक है, अनलेस जो हमारी पार्लियामेंट है ये पास नहीं कर देती किसी ऐसे लॉ को जो इसे अलाउ करता हो। और इससे क्या हो रहा है, ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जल्दी से दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ये क्या कर रहा है, इससे ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे सिटीजन्स को, हमारी इंडिया की सिटीजन्स को फ्रॉम इलीगल टैक्सेशन। याद है ना हिस्ट्री में क्या हुआ था, कितना ज्यादा टैक्सेस लगाया करते थे हम पे ब्रिटिशर्स। तो वी नो दैट प्लाइट, आवर फोर फादर्स न्यू दैट प्लाइट, सो दैट्स वाई इतना इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आया। इसके साथ साथ जो 6 पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है पार्लियामेंट की पावर ओवर द टैक्सेस। ये क्या है, देखो जो पार्लियामेंट है, अच्छा जो ये जितने सारे डिटेल में चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट में बस क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है ना। और फिर आप कंफ्यूज ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको इतने डिटेल में बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। आपको पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, बाकी का कोई चैप्टर करो ना करो, आप प्रीवियस ईयर PYQs वगैरह करके जाओ, लेकिन पार्लियामेंट को नहीं छोड़ सकते। अब देखो पार्लियामेंट की पावर टैक्सेशन के ऊपर क्या होती है। पार्लियामेंट जो है हमारी ये पावरफुल है, पहली बात तो ये रिड्यूस कर सकती है या फिर ये एबॉलिश भी कर सकती है टैक्स को। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, लेकिन एक बट है, बट ये है कि इट कैन नॉट इंक्रीज द टैक्स बियॉन्ड व्हाट द गवर्नमेंट प्रपोज्ड इन द बिल। तो अगर गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट में यहाँ पे प्रपोज कर दिया कि भाई ये बिल है, यहाँ पे हम टैक्स लगा रहे हैं और लेट से यहाँ पे XYZ की हमने लिमिट दे दी, तो इसके ऊपर पार्लियामेंट नहीं जाएगा। यहाँ पे ये एक बात है, कॉमन सेंस की बात है, ये तो याद रहनी ही चाहिए, ठीक है। अब 7th चीज समझो, जो क्या है, जो बात कर रहा है रोल ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा इन द बजट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो ये है, यहाँ पे अगर कोई भी मनी बिल है या फिर फाइनेंशियल बिल है, कोई भी रिलेटेड टू टैक्सेशन हो गए दोनों भी, तो दे कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, प्लस ये दोनों भी टैक्सेशन के रिलेटेड है, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा, राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ये पहली बात आपको समझ में आई, ठीक है। दूसरी बात बी, ये याद रखनी है, जो वोटिंग होती है ऑन डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स, ये क्या चीज है। तो देखो अगर वोटिंग हो रही है ओवर द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की डिमांड हो रही है, इसके लिए वोटिंग की जा रही है, तो सबसे पहले तो ये भी चीज सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में वोटिंग होगी। दूसरी चीज जो राज्यसभा है, इनके पास कोई भी पावर नहीं होगी वोट करने के लिए ऑन ग्रांट्स,
तो ये याद रखो कि भाई जो राज्यसभा है ये ग्रांट्स तो नहीं मांग सकता यहाँ पे, लेकिन ये डिस्कस कर सकती है, राज्यसभा डिस्कस करेगी लेकिन डिसाइड नहीं करेगी। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको पूछा कि राज्यसभा कैन डिस्कस बट कैन नॉट डिसाइड, तो दैट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। ठीक है, ये होगा स्टेटमेंट ट्रू। इसके साथ साथ सी, इसमें ही एक थर्ड पॉइंट है, वो ये है कि जो लोकसभा होती है, हमारी जो लोकसभा है, जब भी ये पास करेगी किसी भी मनी बिल को, ये सेंड किया जाएगा राज्यसभा में, जहाँ पे ये अगर इनको रिटर्न करना है तो ये 14 डेज के अंडर इसे रिटर्न करें। और राज्यसभा यहाँ पे सजेस्ट कर सकता है अगर कोई चेंजेस ये चाहते हो बिल में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारी लोकसभा इसे एक्सेप्ट ही करे। ये इसे एक्सेप्ट भी कर सकती है अगर इन्हें पसंद आया तो, या फिर इसे रिजेक्ट भी कर सकती है। तो फाइनली मैं ये कह सकती हूँ कि जो लोकसभा है इनके पास यहाँ पे अपर हैंड है इन द फाइनेंशियल मैटर, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे, राइट। अब देखो, जब मैं एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ तो ये 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। ठीक है, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, तो बजट में क्या है, हमारा जो बजट है जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, इट मस्ट शो 2 कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर सेपरेटली। ये आपको, ये कॉमन सेंस की बात है, ये पता ही आपको होना चाहिए कि 2 कैटेगरी में एक्सपेंडिचर को सेपरेटली दिखाया जाता है। पहला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है ये सब तो मैं आपको बताऊंगी, पर अभी के लिए टर्म्स बस फेमिलियर हो जाओ टर्म्स के साथ। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, इसमें क्या आता है, सैलरी आती है। किसकी सैलरी आती है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट की, जो हमारे जजेस होते हैं उनकी भी, एक्सेट्रा। इसके साथ साथ जो दूसरी कैटेगरी है उसे हम कहेंगे एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे टर्म जो यूज़ की थी, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो आपको याद करना है, चार्ज्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज्ड हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो दूसरी कैटेगरी है उस पर मैं क्या कह रही हूँ कि एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, कि कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर किया है। जैसे कि अच्छा, ये जो चीज़ हम करते हैं ना सेकंड टर्म में, जिसमें हम एक्सपेंडिचर करते हैं कंसोलिडेटेड फंड से, वहाँ पे पार्लियामेंट की वोट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्स वोट इज रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पे मुझे आपको एक टर्म समझानी है। ठीक है, इसे मैं कहूँगी, देखो यहाँ पे लिखती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसे हम कहेंगे रेवेन्यू वर्सेस अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो जो हमारा बजट होता है हर ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर में लाया जाता है, यहाँ पे ये मस्ट शो क्लियरली 2 थिंग्स। पहली जो चीज़ है वो अच्छे से दिखाए, उसे मैं कहूँगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो दूसरी चीज़ है जो बजट को क्लियरली दिखानी है उसे मैं कहूँगी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे आप इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि बजट क्लियरली 2 चीज़ें दिखाता है, जिसे पहले से हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरी चीज़ को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो डेली, देखो हर रोज़ हम काम करते हैं, ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में कुछ खर्चा होगा, तो वो रनिंग एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का यूज़ होता है, ऐसे समझो अभी के लिए। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए क्या याद रखना है कि हर रोज़ के काम हो रहे हैं, उसमें हर रोज़ की इसमें जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, खर्चा हो रहा है रोज़ के कामों में, वो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आया। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जैसे कि कैपिटल को आप ऐसे बड़ा समझो कि ठीक है, कैपिटल मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, हमारी दिल्ली की कैपिटल, देखो इसका कोई रिलेशन नहीं है दिल्ली की कैपिटल का, वो कैपिटल वर्ड का, ये कैपिटल वर्ड का बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। एसोसिएट करके बस डेफिनेशन को याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक से आपको याद रखना है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है। इसलिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, जैसे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, असेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। समझ में आया आपको? ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे होता है एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको वर्ड यूज़ किया था, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड किया गया है, चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड। इसका मतलब क्या कह रही थी मैं, तो ये एक टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि खर्चा कर रहे हो आप। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जहाँ पे यहाँ पे वोट नहीं होता है।
समझ में आया? इज नॉट वोटेड अपॉन द पार्लियामेंट बाय द पार्लियामेंट, ये पहली बात। लेकिन पार्लियामेंट इसे डिस्कस कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो सैलरी ऑफ अवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट, या फिर हमारे जो स्पीकर होते हैं या फिर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके सबके लिए। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो अगर ये सारी चीज़ें मैं समरी में आपको आपके सामने रखूँ तो मैं ये कहूँगी कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये इंश्योर करता है कि कोई भी पैसा जो कलेक्ट किया गया है या फिर खर्चा हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के ना जाए। ठीक है, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ साथ ये थोड़ा सा फाइनेंशियल कंट्रोल देता है किसे, लोकसभा को, सिंस इट रिप्रेजेंट द पीपल डायरेक्टली। आपको समझ में आ रहा है लोकसभा को यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि लोकसभा में हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। समझ में आया? तो ये एक रीज़न यहाँ पे आप बोल सकते हो। ऑलराइट, देखो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आई होप आप इस सब जितनी भी चीज़ें हैं इसे अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो। लेकिन क्योंकि देखो मेरा ही लेक्चर नहीं, लेकिन आप किसी का भी लेक्चर देखो, अगर आप उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप उसे रिकॉल नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका। समझ में आया? तो आपके लेक्चर का फ़ायदा तभी होगा, आपका टाइम वैल्यू तभी होगा जब आप सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे और रिकॉल करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो एक मीनिंग समझते हैं यहाँ पे, वो क्या है? जब भी गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये बजट को प्रिपेयर करती है, तब ये डिवाइड करती है एक्सपेंडिचर को दो टाइप में। ये दो टाइप कौन से हैं? पहला तो हो गया चार्ज एक्सपेंडिचर और दूसरा तो हो गया वोटेड एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने यहाँ पे? हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये प्रिपेयर करती है बजट को, पर जब भी ये बजट को प्रिपेयर करती है तब ये डिवाइड करती है एक्सपेंडिचर को। ऊपर भी एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया था, हम फिर से एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक ही चीज़ में एक्सपेंडिचर को डिवाइड नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये और दो टाइप पड़ते हैं एक्सपेंडिचर के। कौन से? पहला क्या बताया मैंने? चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या बताया मैंने? वोटेड एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है कि इट इज़ नॉट वोटेड अपॉन बाय द पार्लियामेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं हुई है, पार्लियामेंट इसे डिस्कस करेंगी पर इसे रिजेक्ट नहीं करेगी या फिर इसे बदलेगी नहीं। ये समझ में आया आपको? ये मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ आपको। चार्ज एक्सपेंडिचर आई होप क्लियर है। चार्ज एक्सपेंडिचर है, इंग्लिश वर्ड में जाओ, वर्ड का ब्रेक डाउन कीजिए। पार्लियामेंट क्या कर रही है? डिस्कस कर रही है, लेकिन इसे रिजेक्ट नहीं कर रही है, ये इसे बदल नहीं रही है। ये समझ में आया? दूसरा, जब मैंने बोला वोटेड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या है? ये जो पर्टिकुलर टाइप होता है, यहाँ पे वोट होना चाहिए, इसके साथ साथ अप्रूव भी होना चाहिए। किसके द्वारा? हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। नाम में ही दिया है, ऐसा एक्सपेंडिचर है जहाँ पे वोट किया गया है, वोटेड एक्सपेंडिचर है ये, ऐसा टाइप है ये। तो वोट किसका होगा? अप्रूवल किसका होगा? हमारी पार्लियामेंट का होगा। सीधी सी बात है, समझ में आया? अब देखो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया गया, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखो क्या होता है, सम ऑफिसेस, ठीक है, कुछ ऐसे ऑफिसेस होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं दैट मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट। समझ में आया? इनकी इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट होती है, ये फ्री होनी चाहिए फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रेशर। समझ रहे हो? तो क्या होता है, इन लोगों को फ्री रखने के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से ज़रूरी है कि वहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जो सैलरी होती है या फिर उनके एक्सपेंसेस जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, और इनकी फ्रीडम हम कैसे इंश्योर करते हैं? बाय द चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। समझ में आया? मीनिंग ये कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो इसे वोट नहीं करेगी कि भाई इनके पैसे कम कर दो, कि रिड्यूस कर दो, या फिर इनके पैसे ही रोक दो। समझ में आया? तो ये क्या करता है, ये उन ऑफिस या फिर इंस्टीट्यूशंस की फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया? ये होता है इसका इम्पोर्टेंस। अब देखो चार्ज एक्सपेंडिचर को फिर से थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, बार बार क्यों बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात ये है, इट इज़ नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ बजट। ये बजट का ही पार्ट है। चार्ज एक्सपेंडिचर इज इट अ पार्ट ऑफ बजट? हाँ बिल्कुल भाई, बजट का ही पार्ट है, लेकिन कैसा पार्ट है? नॉन वोटेबल पार्ट है। कैसा पार्ट है ये? इट इज़ अ नॉन वोटेबल पार्ट।
कोई पूछे कि भाई चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है, तो बोल देना कि ये नॉन वोटेबल पार्ट होता है हमारे बजट का, ये ऑटोमेटिकली ग्रांट करता है वंस, ठीक है, इंक्लूडेड इन द बजट, ठीक है। तो जैसे ही ये हो जाती है चीज़ें, ये एक बात। दूसरा ये कि इट इज़ चार्ज डायरेक्टली ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। और क्या है, पार्लियामेंट यहाँ पे डिस्कस कर सकती है इसे, लेकिन वोटिंग यहाँ पे नहीं होगी पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, अगर क्वेश्चन आपको पूछे किसी भी तरह से आपके पेपर में, तो अभी गलती नहीं करनी है। अब देखो कुछ लिस्ट है चार्ज एक्सपेंडिचर की। अब ये कौन सी लिस्ट है वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहली तो ये है एमोल्यूमेंट या फिर अलाउंसेस जो प्रेसिडेंट के होते हैं, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, या फिर एक्सपेंसेस होते हैं उनकी ऑफिस में, वो सारी चीज़ें। सैलरीज होगी, अलाउंसेस जो चेयरमैन होते हैं हमारे, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, या फिर जो स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, ये सब ये यहाँ पे आ जाएंगे। तीसरी बात, सैलरीज और अलाउंसेस और पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी आती है। फिर पेंशन आती है हाई कोर्ट के जजेस की। सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन्स वगैरह ये कैग की भी आती है। समझ में आया? देखो ये सारी जो चीज़ें बता रही हूँ ना, यहाँ पे दे रखी है मैंने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स एक्सपेंसेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस के कैग एक्सपेंसेस, समझ में आया? इसके साथ साथ सैलरी, अलाउंसेस वगैरह, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भूलनी नहीं है आपको। इसके साथ साथ जो चेयरमैन या फिर मेंबर होते हैं हमारे यूपीएससी के, ये सब भी यहाँ पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर ऑफिस ऑफ कैग या फिर यूपीएससी, इंक्लूडिंग पे और पेंशन, जो जहाँ मतलब देखो लेट्स से यूपीएससी की बॉडी है, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, तो उनकी जो सैलरी होती है, पेंशन होती है, पे होती है, वर्किंग लोग हैं, वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। डेट चार्जेस, इसका मतलब क्या हुआ? डेट चार्जेस का मतलब क्या हुआ? जो इंटरेस्ट है, लेट्स से सिंकिंग फंड चार्जेस है, रिडेम्पशन करनी है, कर्जा चुकाना है, लोन की सर्विसिंग करनी है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आती है। इसके साथ साथ एनी अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द कोर्ट जजमेंट, डिक्री, ट्रिब्यूनल अवार्ड एक्सेट्रा, तो स्पीकर की सैलरी, हाई कोर्ट, यूपीसी एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ एनी अदर एक्सपेंसेस, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पार्लियामेंट ने ये सारी लिस्ट तो बना दी, यहाँ पे जो मैंने आपको लिस्ट डिस्कस की, ये लिस्ट तो बता दी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अनफोर्सिंग कुछ हो जाए और कुछ और भी एक्सपेंडिचर लग जाए। समझ में आया? तो ये एनी अदर एक्सपेंडिचर दैट पार्लियामेंट डिक्लेयर्स टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि पार्लियामेंट खुद बोल रही है कि भाई ऐसा ऐसा खर्चा हुआ है, लेकिन हम उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेंगे, ये यहाँ पे चीज़ आएगी। ओके, समझ में आया आपको? आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। तो ठीक है, अब वो एक हो गया टॉपिक। अब देखते हैं हम स्टेजेस इन द एनैक्टमेंट ऑफ द बजट। ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है, और अब तक की जितनी भी चीज़ें हुई है, प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी कि आपको इसको रिवाइज करना है। ओके, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि एनैक्टमेंट कैसे किया जा रहा है, मतलब बजट का एनैक्टमेंट कैसे हो रहा है, इसको हम स्टेजेस में समझेंगे, जिससे कि अगर आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे या फिर क्रोनोलॉजी भी पूछ ले, तो भी आपका आंसर आ जाए। देखो पहले क्या करेंगे, कॉमन सेंस से समझते हैं, ठीक है। इमेजिन करो कि आप वहाँ पे पार्लियामेंट के हाउस में बैठे हो और आपके सामने बजट हो रहा है, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बजट को पेश किया जा रहा है, एनैक्टमेंट हो रहा है हमारे बजट का। तो पहले क्या होगा, पहले होगा यहाँ पे प्रेजेंटेशन, सीधी सी बात है, प्रेजेंटेशन होगा बजट का। तो अर्लियर पहले क्या होता था, जो हमारा बजट होता था ना, इट वॉज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी। तो फेब्रुवरी का जो लास्ट वर्किंग डे होता था, तब इसे प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन फिर 2017 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, इसे प्रेजेंट किया गया फ्रॉम ऑन 1 फरवरी। ओके, अब देखो, इट्स प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखो, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपको बता रही हूँ मैं हर एक लाइन में, इस पे ना क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। यूपीएससी में अगर ना बने तो हो सकता है आपकी स्टेट पीसीएस में किसी में पूछ ले, या फिर एसएससी की एग्जाम में वगैरह पूछ ले। तो ऐसे गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है ना, वहां पे पूछ सकते हैं कि भाई कौन है जो प्रेजेंट करता है, लास्ट वर्किंग डे में क्या होता है, 1 फरवरी में किया जाता है कि नहीं किया जाता, ऐसी क्वेश्चन। सो इट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा, ठीक है, इसे हम कहते हैं। और अच्छा, ये करते टाइम पे वो क्या करते हैं, वो देते हैं एक बजट स्पीच। क्या करते हैं वो, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, ये बजट स्पीच देते हैं।
ऑन दैट सेम डे क्या होता है, जो हमारी राज्यसभा होती है ना, दे ऑल्सो गेट अ कॉपी। मतलब ये बजट की स्पीच अपने मतलब ये सारी चीज़ें अपने खुद के पास नहीं रखेंगे संभाल के, ये इसकी कॉपी भी दी जाएंगी राज्यसभा को, ठीक है। और फिर क्या होता है, इस कॉपी को लेके राज्यसभा इसके ऊपर डिस्कस कर सकती है, सिर्फ डिस्कस करेगी, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह की वोटिंग नहीं होगी, तो ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। इसके साथ साथ नो डिस्कशन हैपन्स ऑन द सेम डे एज दैट ऑफ द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन पहले दिन में सिर्फ प्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पे किसी तरह का वो डिस्कशन वगैरह नहीं होगा पहले दिन में, ठीक है। और जो अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने अगर डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया है, यहाँ पे ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, इनके हाथ में है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे होगी इनकी बजट स्पीच, ओके। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ये बहुत प्राइमरी लेवल पे समझा रही हूँ, क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आप कभी भूलो ना, ठीक है, इसलिए बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रही हूँ। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा क्या होगा, यहाँ पे होगा डिमांड्स किसके लिए, फॉर द ग्रांट्स, सो डिमांड फॉर ग्रांट्स। फोर्थ क्या होगा, एप्रोप्रिएशन बिल, क्या होता है डिटेल में बताऊंगी। फिर क्या होगा इनके पास, फिर होगा फाइनेंशियल बिल। 6 नंबर के और क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा FRBM स्टेटमेंट्स। अब FRBM क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शॉर्ट में आपको जल्दी से बताऊँ तो ये मैक्रो, ठीक है, क्या है ये है एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी या फिर मीडियम टर्म पॉलिसीज वगैरह रहती है। और ये एक्ट भी है, इसमें कुछ रूल्स वगैरह दिए गए हैं, ये सब देखेंगे हम बाद में, लेकिन अभी के लिए याद रखो FRBM स्टेटमेंट्स। इसके साथ साथ कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंडिचर बजट के रिलेटेड रिसीट, ठीक है, या फिर एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, फिर मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल बिल, फिर बजट एट ग्लांस, आउटकम बजट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। ये कंपोनेंट समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये याद रखो कि भाई बजट स्पीच हो रही है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स है, एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंशियल बिल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एसोसिएट होती है डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट करते हैं उसमें, बस। इसके साथ साथ आपको ये पता होगा इसके पहले क्या करते हैं ये लोग, इसके पहले ये इकोनॉमिक सर्वे को पेश करते हैं। तो ये क्या होता है, अर्लियर इकोनॉमिक सर्वे केम विद अ बजट, नाउ इट कम्स 1 डे बिफोर। पहले तो उसी दिन आता था, लेकिन अभी एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे, ओके। इसके साथ साथ जनरल डिस्कशन की बात करते हैं। अब हमने प्रेजेंट कर दिया चीज़ों को, प्रेजेंट करने के बाद जनरल डिस्कशन होता है, जहाँ पे ये बहुत 2-3 दिनों तक चलता है, ठीक है। फॉर फ्यू डेज आफ्टर प्रेजेंटेशन डिस्कशन, लाइक 3-4 दिन तक चलता होगा, 3 to 4 डेज तक, दोनों भी हाउसेस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी डिस्कशन चलता है। जो मेंबर्स होते हैं ये बात करते हैं ओवरऑल पॉलिसीज के रिलेटेड, भाई प्रिंसिपल्स वगैरह क्या रखे, इंडिविजुअल टर्म पे चीज़ें नहीं होती है, और कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती है, कट मोशन वगैरह नहीं लगाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो रिप्लाई करते हैं एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, ठीक है। इसके साथ साथ फिर होती है स्क्रूटनी होती है बाय द डिपार्टमेंट्स। और अभी मैंने आपको बताया कि जो जनरल डिस्कशन था ये 3 से 4 वीक तक चला था, वीक्स दिन बोल दिया क्या मैंने यहाँ पे, डेज या फिर वीक्स। अब देखो जैसे ही जनरल डिस्कशन हो जाता है 3-4 दिनों के बाद, तब यहाँ पे हाउस जो है, ये हमारे जो हाउस है, इसको एडजर्न किया जाएगा, ठीक है। एडजर्न कितने दिन तक करते हैं ये, 3 to 4 वीक्स तक, हफ्तों तक, मतलब 1 महीने तक भी इसे एडजर्न किया जा सकता है, मतलब ब्रेक ऐसे समझो। और ड्यूरिंग दिस ब्रेक क्या होता है, जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ है ये स्टडी करती है, डिस्कस करती है डिमांड फॉर ग्रांट्स को हर एक मिनिस्ट्री में। ग्रांट्स मतलब क्या कि पैसे देना, तो इस डिमांड ऑफ ग्रांट्स को हर एक मिनिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है इस ब्रेक के ड्यूरेशन में। फिर क्या करते हैं, अब ये देखो इन्होंने क्या किया, स्क्रूटनी वगैरह हो गई इनकी। अब देखो पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज थी, इन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में ग्रांट्स के बारे में डिस्कशन किया, स्टडी किया। फिर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई।
रिपोर्ट बना के इन्होंने इस रिपोर्ट को सबमिट किया दोनों भी हाउसेस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और ये क्या करता है, दिस मेक्स पार्लियामेंट्स फाइनेंशियल कंट्रोल डिटेल्ड और इफेक्टिव। तो ये जो स्क्रूटिनी की स्टेज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्या है इसका सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस ये है कि ये क्या करता है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है इनके फाइनेंशियल कंट्रोल को डिटेल में और इफेक्टिव वे में स्टडी करता है और उसको इफेक्टिव बनाता है। इसके बाद फिर वोटिंग होती है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात चल रही है, राइट। तो जब डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात चल रही है तो यहाँ पे वोटिंग होगी। वोटिंग में क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमारी लोकसभा है ये वोट करेंगी हर एक मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट पे, डिमांड्स पे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 12 मिनिस्ट्रीज है तो हर एक मिनिस्ट्री की डिमांड होगी, उस डिमांड पे ये क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। कहाँ पे होगी ये वोटिंग? लोकसभा में वोटिंग होगी। वंस वोटेड, जैसे ही एक बार वोटिंग हो जाती है, डिमांड जो होती है ये डिमांड बन जाती है ग्रांट, ठीक है। तो डिमांड ग्रांट में कब बनी, जब वोटिंग हो गई तब बनी, ठीक है। राज्यसभा क्या करेगी, यहाँ पे राज्यसभा का क्या रोल है ये इसे डिस्कस करेंगी, लेकिन वोट नहीं करेगी, सिर्फ लोकसभा इसे वोट करेगी। जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर जो है इसका जो खर्चा वगैरह आया है ये कंसोलिडेटेड फंड से लिया जाएगा, लाइक सैलरीज ऑफ जजेस एक्सेट्रा, और इस पे भी वोट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो कट मोशन लगा सकते हैं। ये क्या होता है ये मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी, लेकिन वर्ड अभी एसोसिएट कर लो कि जो मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कट मोशंस लगाते हैं, लगा सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ दीज आर प्रपोजल्स टू रिड्यूस द ग्रांट्स। अब देखो बता ही देती हूँ, ठीक है, बाद में पता नहीं, ठीक है, अभी बता देती हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे कट मोशन की बात करूँ तो कट मोशन में क्या होता है, मेनली ये प्रपोजल होता है। क्या होता है, ये एक प्रपोजल होता है जिसमें ये ग्रांट्स को, लेट्स से कोई ग्रांट्स दी गई है, इसे रिड्यूस करने की बात करते हैं, इसलिए तो इसका नाम कट मोशन है। तो पहला क्या हुआ, पहला आता है पॉलिसी कट। क्या आता है पहला, पॉलिसी कट। पॉलिसी कट में क्या करते हैं, रिड्यूस, वो रिड्यूस करते हैं टू ₹1। मतलब इस ये करके क्या कर रहे हैं, ये डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं, दे शोज द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी। ये पॉलिसी को ₹1 तक कट करके ये बोल रहे कि भाई हम ये डिसअप्रूव कर रहे हैं आपकी पॉलिसी को। दूसरी बात आती है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक कट। अब इकोनॉमिक कट का मतलब क्या होता है, ये भी यहाँ पे अमाउंट रिड्यूस करते हैं। ये क्या बताते हैं, इससे ये इम्प्लाई करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि भाई सेव कीजिए आप इकोनॉमी को। सो सजेस्ट आपको सेविंग की ज़रूरत है इकोनॉमी में, बस यही इसका मतलब होता है। तीसरा बोलते हैं हम टोकन कट। अब टोकन कट देखो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा PhD वगैरह नहीं करनी है, बहुत डिटेल में वगैरह नहीं जाना है, थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया होना चाहिए हर एक चीज़ में। जैसे कि अगर आपको MCQ में क्वेश्चन पूछे तो आपको एक जनरल आइडिया हो, आप एलिमिनेशन ट्रिक लगा के या फिर कुछ भी आपके नॉलेज के साथ मनूवर करके जो स्टेटमेंट है, करेक्ट ऑप्शन है, उसके ऊपर टिक कर सको। बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। समझ में आया आपको, ठीक है। अब टोकन मनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, दे रिड्यूस इट बाय ₹100। ये हाईलाइट करते हैं कि भाई हमारे पास एक स्पेसिफिक कंप्लेंट है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या हुआ, भाई आपने ये सारी चीज़ें ला क्यों रहे हो, कोई मतलब तो होगा, इसका ऑब्जेक्टिव तो होगा। तो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, पर्पस ये है कि भाई हमको गवर्नमेंट ये जो स्पेंडिंग कर रही है, ये जो खर्चा वगैरह कर रही है, तो इनको हम क्वेश्चन कर सके और इनको अकाउंटेबल ठहरा सके। ये एक सिंपल सा रीज़न है, पर्टिकुलर रीज़न। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है कि रियलिटी में क्या हो रहा है, लेकिन व्हाट इज़ द रियलिटी बाय द वे। रियलिटी बहुत सिंपल है कि रेयरली ऐसी चीज़ें पास होती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी सपोर्ट होता है जनरली। अगर पास हो जाए तो फिर इट मीन्स, अगर लेट से ऐसे कोई चीज़ नहीं होती, अगर लेट से कि दे लूज द कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे रिजाइन करना होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर टाइम रन आउट हो जाए, इफ द टाइम रन आउट, स्पीकर पुट्स ऑल द पेंडिंग डिमांड्स टू वोट, दिस इज कॉल्ड एज, अच्छा ये मैंने आपको पहले भी टर्म बता चुकी हूँ, गिलेटिन। आई होप ये आपको याद है, प्रीवियसली लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाया था, राइट। अब देखो
यहाँ पे एक बात आती है, एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, राइट। यहाँ पे मैं एक इसमें ले लेती हूँ, देखो यहाँ पे दिया है एप्रोप्रिएशन। अब इस टर्म का मतलब क्या हुआ, अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एक मिनट। देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एप्रोप्रिएशन बिल। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक बार ग्रांट्स को प्रेजेंट कर दिया तो यहाँ पे होगी वोटिंग। ये आपको समझ में आ गया। आफ्टर ग्रांट्स देयर विल बी वोटिंग। तो यहाँ ये चीज़ करके हमने क्या कर दिया, हमने एप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये पहली बात है। अब ये एप्रोप्रिएशन बिल क्या करता है, ये ऑथराइज करता है विड्रॉवल ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसा है, मनी है, इसको विड्रॉ करना है, निकालना है। कहाँ से निकालना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है पैसा। तो ये ऑथराइज कौन कर रहा है भाई, तो ये ऑथराइज करने का काम है एप्रोप्रिएशन बिल का। समझ में आया। इसके साथ साथ ये और दो चीज़ें करता है। पहले तो ये कन्वर्ट कर रहा है। क्या कन्वर्ट कर रहा है ये, पहली चीज़ जो ये कन्वर्ट कर रहा है, ग्रांट्स जो दी गई थी, ग्रांट्स वोटेड बाय लोकसभा, इसे ये कन्वर्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो चार्ज किए गए हैं कंसोलिडेटेड फंड पे, तो इन दोनों भी चीज़ों को ये कन्वर्ट कर रहा है। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि नो अमेंडमेंट्स कैन चेंज द अमाउंट और पर्पस ऑफ द एक्सपेंडिचर। समझ में आया। तो यहाँ पे कोई अमेंडमेंट्स नहीं लाई जाएगी ये बोलने के लिए कि भाई आप चेंज करो ये अमाउंट को या फिर पर्पस को इस एक्सपेंडिचर के। इसके साथ साथ अगर प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तो आफ्टर प्रेसिडेंट्स एसेंट इट बिकम द एप्रोप्रिएशन एक्ट। तो पहले ये बिल था, बिल को एक्ट में बनाने के लिए हमने पढ़ा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत होती है। जैसे ही ये मिल जाता है तो बिल एक्ट बन जाता है, उसे ही हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन एक्ट। अलाउिंग गवर्नमेंट टू स्पेंड, तो एप्रोप्रिएशन एक्ट ने क्या किया, इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलाउ कर दिया पैसे खर्च करने के लिए। समझ में आया। बट यहाँ पे ये एक बात याद रखनी है आपको, बट दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, ये टाइम लगाती है। गवर्नमेंट नीड्स मनी फ्रॉम April 1। आपको मैंने बताया जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्पररी ग्रांट कभी कभी होता है ना कि 1 अप्रैल को तो फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन क्या है ना, ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो फिर क्या करें। तो अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, टेम्पररी ग्रांट देते हैं। क्या करते हैं हम, देखो इसको ध्यान से सुनो, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। टेम्पररी ग्रांट दी जाती है और इसी टेम्पररी ग्रांट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बस टर्म्स के इस थोड़ा सा हेरा फेरी कर देंगे, ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे स्टेटमेंट को और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। वोट ऑन अकाउंट क्या है, टेम्पररी चीज़ है। ये टेम्पररी ग्रांट दी जा रही है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, 1 अप्रैल को न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तब तक के लिए पैसे चाहिए, काम करने हैं बहुत सारे, है ना। तो क्या है, वोट ऑन अकाउंट यहाँ पे फिर किया जाता है। समझ में आया। ये कितने दिनों के लिए दिया जाता है, ड्यूरेशन क्या है, 2 मंथ का होता है, 2 मंथ्स के लिए दिया जाता है। इसको कवर करता है अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल बजट, ठीक है। और ये इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है हमारी गवर्नमेंट को कि ये अपने कारभार को अच्छे से काम से चला सके अंटिल द बजट पासिस, ठीक है। तो बजट तक वेटिंग ना करनी पड़े, तो इसलिए वोट ऑन अकाउंट होता है। तो वोट ऑन अकाउंट का मतलब समझ में आया। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। और फिर फाइनली क्या होता है, पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे देखो ये एप्रोप्रिएशन बिल हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे ये एप्रोप्रिएशन बिल होगा फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल। यहाँ पे क्या होगा, ये लीगल इफेक्ट दे देगा टैक्स प्रपोजल्स को। मैंने आपको बताया था कुछ टैक्स प्रपोजल्स आएंगे तो उसे इफेक्ट देगा ये फाइनेंशियल बिल, ठीक है। ये क्या है, आप ऐसे बोल सकते हो कि फाइनेंशियल बिल को आप बोल सकते हो कि भाई ये इनकम साइड है बजट की, इसको भी हम मनी बिल के जैसा ही ट्रीट करते हैं, अनलाइक एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। यहाँ पे अमेंडमेंट की जाती है ऑन द टैक्सेस। समझ में आया। एप्रोप्रिएशन बिल में अमेंडमेंट अलाउ थी क्या, नहीं, यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं थी।
लेकिन क्या मनी बिल में यहाँ पे होती है, फाइनेंस बिल में? तो हाँ बिल्कुल अमेंडमेंट हो सकती है। और यहाँ पे एक और बात है, इट मस्ट बी पास्ड एंड गेट प्रेसिडेंट्स एसेंट। तो प्रेसिडेंट की एसेंट 75 डेज के अंडर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कहाँ पे दिया गया है? ये एक एक्ट में दिया गया है। एक्ट का नाम है प्रोविजनल कलेक्शन टैक्सेस एक्ट, ऐसे कुछ करके है, 1931 में आया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन समझ लो कि भाई 75 डेज के अंडर ये प्रेसिडेंट की एसेंट मिलना ज़रूरी होता है। जैसे ही एसेंट मिल जाती है तो फिर उसका मतलब क्या हुआ, फिर जो फाइनेंस एक्ट है वो वहाँ पे मतलब फाइनेंशियल एक्ट बन जाएगा। ठीक है, बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया, कंप्लीटिंग द बजट प्रोसेस। तो इस तरह से हमारी बजट की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो क्या क्या होगा? अब देखो जल्दी से मैं आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट के बाद फिर जनरल डिस्कशन होगा, जनरल डिस्कशन के बाद स्क्रूटिनी होगी, स्क्रूटिनी के बाद वोटिंग होगी ग्रांट्स के ऊपर, उसके बाद फिर एप्रोप्रिएशन बिल आएगा और उसके बाद फिर फाइनेंस बिल आएगा। समझ में आया क्या? ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस में पूछ सकते हैं, यूपीएससी में भी सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सीक्वेंस बताओ। ऐसे बोल देंगे कि भाई पहले फाइनेंस बिल आता है उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल आता है, गलत, बहुत गलत। पहले एप्रोप्रिएशन बिल आएगा उसके बाद फिर फाइनेंस बिल आएगा। ठीक है, पहले वोटिंग होगी ग्रांट्स के ऊपर, फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, इसके पहले नहीं आएगा। तो ये सीक्वेंस याद रखो, प्रेजेंट किया, फिर जनरल डिस्कशन हुआ, फिर स्क्रूटिनी हुई, फिर वोटिंग हुआ ग्रांट्स के ऊपर, फिर एप्रोप्रिएशन बिल आया और फिर फाइनेंस बिल आया। समझ में आया ना आपको? अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे तो फिर गलती नहीं करनी है। समझ में आया? इसके सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अब देखो कुछ फंड्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। कैसे कैसे फंड्स है? सप्लीमेंट्री ग्रांट है, ठीक है, कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती है जिससे कि ये दी जाती है गिवन व्हेन मनी ऑलरेडी अप्रूव्ड इन एप्रोप्रिएशन एक्ट। यहाँ पे ऑलरेडी मनी को अप्रूव किया गया है लेकिन ये जो पैसा है ये इनफ नहीं है, तब ये सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाती है। एग्जाम्पल लेट से कि पार्लियामेंट है हमारी, इनको 100 करोड़ की लेट से ज़रूरत थी, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अब क्या हो गया कि इनको 120 करोड़ की ज़रूरत है, तो मतलब 20 करोड़ ज़्यादा चाहिए। तो फिर क्या होगा, 120 करोड़ कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाएगी। समझ में आया? तो इनसफिशिएंट अमाउंट है तो इसके लिए अभी पैसे चाहिए, तो सप्लीमेंट्री ऐसे याद रखो। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एडिशनल ग्रांट्स। अब ये एडिशनल ग्रांट्स कौन सी होती है यहाँ पे देख लो। एडिशनल ग्रांट्स में तब दी जाती है जब गवर्नमेंट कोई न्यू सर्विस या फिर काम स्टार्ट कर रही हो। ये किसी ओरिजिनल बजट जो है हमारा वहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। एग्जाम्पल कि लेट्स से कि गवर्नमेंट हमारी कोई न्यू वेलफेयर स्कीम मतलब लॉन्च कर रही है मिड ईयर, ठीक है, मतलब फाइनेंस ईयर का बस कोई मिडल मंथ चल रहा है और तभी इनको बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च करनी है। अब पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे? तो फिर एडिशनल ग्रांट आएगी। फिर कुछ एक्सेस ग्रांट होती है। एक्सेस ग्रांट में क्या होता है? यहाँ पे ये गवर्नमेंट को तब दिया जाता है जब गवर्नमेंट पैसे को ज़्यादा स्पेंड करती है और ये जो पैसा ज़्यादा ये स्पेंड कर रही है ये अप्रूवल की लिमिट से ज़्यादा होता है। अप्रूवल XYZ बोला था लेकिन इन्होंने इसके ऊपर अब खर्चा कर दिया है। अब ये तो चीज़ हो गई। फिर इसके बाद क्या होगा? तो फिर जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा तब यहाँ पे पार्लियामेंट की वोटिंग होगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी यहाँ पे चेक करेगी और इसे अप्रूव करेंगी। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए बस कीवर्ड को एसोसिएट कर लीजिए कि यहाँ पे एक्सेस ग्रांट में क्या होता है कि बिफोर पार्लियामेंट वोट्स, मतलब पार्लियामेंट की वोटिंग से पहले ही जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ये चेक करती है और इसे अप्रूव करती है बस। और वोट ऑफ क्रेडिट है। वोट ऑफ क्रेडिट में क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो वोट ऑफ क्रेडिट दिया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेप्शन जो अर्जेंट लेट्स से कि कोई बहुत अर्जेंट अनफोर्सिंग चीज़ हो गई, ठीक है, अर्जेंट अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आ गई, डिजास्टर आ गया लेट्स से, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डिटेल वगैरह नहीं दी जाएगी, अमाउंट भी नहीं दिया जाएगा, नॉट अननोन। तो फिर यहाँ पे लोकसभा क्या करती है? ब्लैंक चेक दे देती है। क्या करती है? ब्लैंक चेक, क्योंकि पता नहीं है ना, डिजास्टर आ गया, ठीक है, बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा डिजास्टर आएगा, तो फिर अब क्या करें? तो ब्लैंक चेक दे देंगी लोकसभा। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे जितने भी पैसे चाहिए उतना यहाँ पे खर्च करेगी
क्योंकि अर्जेंट नीड है। इसे हम कहते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। क्या होगा, इसको क्या कहेंगे हम, वोट ऑफ क्रेडिट। फिर एक्सेप्शनल ग्रांट होती है। एक्सेप्शनल ग्रांट में क्या होता है कि यहाँ पे स्पेशल वन टाइम पर्पस के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये यूजुअली बजट का पार्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल लेट्स से कि गवर्नमेंट ने कोई एक न्यू प्रोजेक्ट ला लिया, लेट्स से कोई न्यू मेमोरियल तैयार करना है, ठीक है, तो फिर कोई इंटरनेशनल लेट्स से इवेंट होस्ट करना है, तो फिर उस स्पेशल पर्पस के लिए ये इमरजेंसी ग्रांट को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही टोकन ग्रांट भी होता है। टोकन ग्रांट में यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, ये पैसा दिया जाता है, अवेलेबल होता है फॉर रीएप्रोप्रिएशन। ये रीएप्रोप्रिएशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें पैसा दिया जाता है, गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन हेड टू अनदर। गवर्नमेंट सिर्फ 1 रुपया मांगती है, बस 1 रुपये में पार्लियामेंट परमिशन दे देती है कि आप न्यू काम को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई नई स्पेंडिंग नहीं होती है, जस्ट इंटरनल एडजस्टमेंट करते हैं, ओके। अब इन सारी चीज़ों को मैं फिर से आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से। अभी लेक्चर आज का लॉन्ग हो गया है, लेकिन प्लीज़ बेयर विथ मी, हम सीरीज़ को जल्दी से फिनिश करेंगे। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, मेरे लिए वही बहुत है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए अगर मेरा आपको काम पसंद आता है। तो प्लीज़ लाइक टू द वीडियो, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।